लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ऑर्बिटल्स, ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल का ही कंक्लूजन है। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ क्या था। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई भी जैसे न्यूक्लियस मान लिया और इस न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। मतलब नील्स बोर इसकी पोजीशन बताई थी। नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है, न्यूक्लियस से कितनी दूर है, ये फॉर्मूले से हम निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी चीज के लिए पोजीशन निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन के लिए, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर इसी जगह पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने के लिए हमें इस पर लाइट डालनी पड़ेगी ताकि लाइट टकराकर माइक्रोस्कोप तक आए। और अगर लाइट इससे टकराई, कोई भी फोटोन पार्टिकल इससे टकराया, तो ये अपनी पोजीशन तुरंत चेंज कर लेगा टकराते ही, ठीक है, मोमेंटम इसे मिल जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस रेंज के अंदर होगा। मतलब अगर लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत यहाँ पर स्लाइड होगा मोमेंटम की वजह से, तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी पॉसिबल पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी वाला रीजन है, मतलब जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इसी को हम बोल देते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस समझना। ऑर्बिट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ के अंदर चक्कर लगाएगा, ये जो पाथ है, ये पाथ है हमारे पास ऑर्बिट, ठीक है। और ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इस पाथ के आसपास इलेक्ट्रॉन हमें जहां पर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और ऑर्बिटल के टाइप्स की तरफ चलते हैं कि ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन है हमारे पास, एन ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड एज द रीजन in the space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। ध्यान से पढ़ना, डेफिनेशन का क्या है। डेफिनेशन है हमारे पास कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि एक्यूरेट पोजीशन तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर आसपास मिल सकता है। तो वो जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, वो जो एरिया है, वही एरिया क्या है, वही एरिया हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है। ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास चार टाइप के। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ नाम क्यों पड़ा इनका और किस किस तरीके से होते हैं, ये हम क्वांटम नंबर्स में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ शेप की बात करेंगे, ठीक है। तो चार टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास एसपीडीएफ, ठीक है। इसमें भी हमें सिर्फ तीन ही टाइप की शेप पढ़नी है, एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की और डी ऑर्बिटल की। ये तीन ही हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एस ऑर्बिटल की शेप, कि एस ऑर्बिटल की शेप किस तरीके से होती है। तो देखो, एस ऑर्बिटल की शेप के लिए अगर एक सिंपल वर्ड बोला जाए, तो हम सिंपल वर्ड बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। ये स्फेरिकल वर्ड इसको दिया गया है, लेकिन ये स्फेरिकल किस तरीके से होती है ये हमें समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले वाले डायग्राम की हम बात करते हैं, इस डायग्राम की, ठीक है, एस ऑर्बिटल के डायग्राम की। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मिड में होती है। तो देखा होगा ये जो डॉट्स लग रहे हैं, इन डॉट्स का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब डेंसिटी इन डॉट्स की बिल्कुल मिड में ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, इस सेंटर में सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये डॉट्स की डेंसिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम होती जा रही है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी कंटिन्यू आगे चलती हुई जा रही है। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन बनाना रोक दिया, यहाँ पर हुआ क्या, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ थी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी, जहां ज्यादा डेंस डॉट बनाए हुए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी वहां ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ थी, फिर ये धीरे 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 कम होती चली गई और फिर लास्ट में आके धीरे 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 बिल्कुल खत्म हुई। मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसी एक्यूरेट बाउंड्री लाइन नहीं है जिस बाउंड्री लाइन के अक्रॉस मैं बोल सकूं कि यहाँ से ये एस ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल धीरे 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 यहाँ पर आकर खत्म होगा।
ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम एक सिटी की बात करते हैं। जैसे कोई भी सिटी है, जैसे हम सूरत की बात कर लेते हैं, तो कोई भी सिटी है सूरत, इस सूरत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मतलब क्राउड मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्राउड मिलने की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल सिटी के सेंटर में। ठीक है, अब ये सिटी का सेंटर मतलब रेलवे स्टेशन है, तो उधर अड़ाजन आ जाता है, इधर वराछा आ जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी वही है। अब जैसे जैसे हम और आगे जाए, कामरेज तक आए, तो कामरेज तक आते आते पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर और आगे चलते चले गए, तो धीरे धीरे सिटी खत्म होने लग जाएगा और विलेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, गांव आने स्टार्ट हो गए। तो गांवों में हमें पता ही है सिटी से तो कम ही लोग रहते हैं, तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब जैसे जैसे हम और आगे जाते जाएंगे तो और ज्यादा जंगल आते जाएंगे और पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। बीच में हाईवेज आ जाते हैं, बीच में जंगल आ जाता है, वहां कोई लोग नहीं रहते, तो वहां पर पॉपुलेशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन ये पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हुआ है, हम ऐसी कोई लाइन नहीं बोल सकते कि इस लाइन पर आकर सूरत खत्म हो गया और इसके आगे लोग नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। आया समझ में? तो ये बिल्कुल इसी तरीके से कि एस ऑर्बिटल में सेंटर में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, और फिर धीरे 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 ये क्या होता चला जाएगा? ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। अच्छा, ये हमें पता कैसे लगा? इसके बारे में भी हम बता देते हैं, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं है इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी। ये हमें श्रोडिंगर कर्व ने बताया था। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था और इस इक्वेशन से जब कर्व बनाए गए तो उस कर्व के बेस पर हमने ये शेप डिफाइन किया। ठीक है, वो कर्व हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे, हम पहले ऑर्बिटल पढ़ के फिर कर्व पढ़ेंगे, तो इजीली दोनों याद हो जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये हुआ एस ऑर्बिटल का शेप। अब हर चीज हमें सिंपलेस्ट वे में तो पढ़नी होती है। जब भी हम एस ऑर्बिटल का पढ़ने के लिए, जब भी हम एस ऑर्बिटल का डायग्राम बनाएंगे, तो इस डायग्राम में ऐसे डॉट और ऐसे इनफाइनाइट तक डॉट बनाना, कंटिन्यू इनफाइनाइट तक डॉट बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ये जो शेप है इसे मैं ऐसा बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब ये एक स्फेरिकल टाइप का शेप हो गया ये। ठीक है, ध्यान रखना ये जो स्फेयर में ये है, ये बाउंड्री लाइन नहीं है। यहाँ से धीरे 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 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म होती है, लेकिन हमें डायग्राम बनाना होता है, तो सिर्फ डायग्राम बनाने के पर्पज से हम यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप इसकी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एस ऑर्बिटल का स्फेयर। ठीक है, अब ये शेप है ओनली वन एस ऑर्बिटल की। अब वन एस ऑर्बिटल की शेप ऐसी है, तो 2s की 3s की उनकी शेप में क्या डिफरेंस होगा उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। 2s शेप कैसे होगा, 3s शेप कैसे होगा, देखें। ये हमारे पास आगे 2s और 3s का भी शेप आ गया। किस तरीके से है देखते हैं। देखो 1s का शेप हम पढ़ ही चुके हैं, ये रहा। जैसे 1s का मैंने शेप बताया था स्फेरिकल होता है, तो इस स्फेयर को हमने फिल कर दिया बस। फिल करने का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसी को हमने इस फॉर्म में बनाया है, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1s है। ठीक है, होप 1s में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 1s हुआ, स्फेयर हुआ, और इसमें कलर फिल किया है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर फिल किया है, तो अब फिर बता देता हूँ कि ये बाउंड्री लाइन नहीं है, यहाँ पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने ऑर्बिटल के बारे में बताया था कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो मैंने सिटी का एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई सिटी होती है, जैसे मान लो ये हमारे पास सूरत है, तो सूरत में क्या हुआ, पहले बीच में सेंटर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फिर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, फिर उसके बाद विलेजेस आने लग जाएंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल जंगल आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जंगल के बाद क्या होगा, जंगल के बाद फिर से कोई दूसरी सिटी आने लग जाएगी। जैसे सूरत के बाद हमारे पास दूसरी सिटी आती है अंकलेश्वर या भरूच, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब हमारे पास ये दूसरी सिटी आ गई, जिसमें हमें पॉपुलेशन फिर से मिलने लग जाएगी, ये पॉपुलेशन फिर से मिलने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे तो फिर से जंगल आएंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी फिर कम हो गई। लेकिन उसके बाद फिर आ जाएगा बड़ौदा, वडोदरा, वहां पर हमें फिर से इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने का पर्पज है सिटी का एग्जांपल। अब ऑर्बिटल में हम देख लेते हैं। ऑर्बिटल में क्या हुआ, देखो पहले 1s की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी, फिर धीरे धीरे कम हुई। 2s में क्या हुआ, 2s में पहले हमें सेंटर में इलेक्ट्रॉन के मिलने
धीरे धीरे ये पॉसिबिलिटी डिक्रीज होती गई। ठीक है, यहां पर ये पॉसिबिलिटी डिक्रीज होती गई। फिर उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हुई? जीरो। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी उसे हम बोलेंगे नोड। ठीक है, ये नोड अभी आगे डिटेल में भी बताऊंगा। तो ये आया हमारे पास नोड। ठीक, फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी फिर से मिलने लगी, तो एक बार हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ से ये धीरे 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 खत्म होगा। ठीक है, तो ये 2s ऑर्बिटल की शेप हो गई। कैसे याद रखना है कि 2s ऑर्बिटल में ये 2 लेयर होती हैं इस तरीके से। 3s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 3s ऑर्बिटल में कितनी लेयर होंगी? 3s ऑर्बिटल में 3 लेयर होंगी। 3 लेयर मतलब फर्स्ट लेयर ये, सेकंड लेयर ये हो जाएगी और थर्ड लेयर हमारे पास ये। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर उसके बाद बिल्कुल जीरो हो गई, ये जीरो। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन मिले, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी फिर से जीरो इस रीजन में। और ये जो दोनों रीजन है जो व्हाइट है बिल्कुल ब्लैंक है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे नोड। ठीक है, और ये नोड, इन नोड के पास कुछ ना कुछ रेडियस है, इसीलिए इनको बोला जाएगा रेडियल नोड। ठीक है, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगेंगे और धीरे धीरे पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। ये 3s ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर 4s ऑर्बिटल के बारे में पूछा जाए तो 4s ऑर्बिटल में क्या होगा? एक लेयर और आ जाएगा, 4 लेयर हो जाएंगे, तो वो 4s ऑर्बिटल की शेप हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, इतना ही याद रखना है जितना मैंने बताया, यही मैक्सिमम है, और ज्यादा इसमें कुछ भी हमें याद रखना नहीं है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल के बाद हम आगे चलते हैं p ऑर्बिटल पे। तो अब है हमारे पास शेप ऑफ p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की शेप थी हमारे पास स्फेरिकल। उसी तरीके से p ऑर्बिटल की जो शेप है वो शेप है हमारे पास डम्बेल शेप है। p ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी हमारे पास? डम्बेल जैसी। p ऑर्बिटल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक्चुअल में इसे हम ऑर्बिटल बोलना सही नहीं है, अगर हम सिर्फ p बोल रहे हैं तो p को बोला जाएगा सब शेल। ठीक है, इस सब शेल के 3 पार्ट हैं, वो है px, py एंड pz। ये जो px, py, pz हैं, इनको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। ठीक है, सबशेल एक क्लास है, उस क्लास के जो हमारे पास मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे px, py, pz, ये क्या होगा हमारे पास? ऑर्बिटल। तो फ्लुएंट में इस p को भी ऑर्बिटल बोल दिया जाता है। एक्चुअल में सही वर्डिंग इसका सबशेल ही होता है। तो हम बात करते हैं, जैसे फ्लुएंट में बोल ही देते हैं, हम p ऑर्बिटल ही बोलेंगे। तो शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बेल। तो डम्बेल है, नाम है px, py, pz। तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि px जो होगा वो x एक्सिस पर होगा, py होगा y एक्सिस पर होगा और pz z एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस लिखे हुए हैं, ये x है, ये y एक्सिस पर प्रेजेंट है, और यहाँ मैंने z लगा दिया तो ये z एक्सिस पर प्रेजेंट हो जाएगा, डम्बेल प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज है, सबसे पहला p ऑर्बिटल, वो कौन सा p ऑर्बिटल है? सबसे पहला p ऑर्बिटल हमें मिलता है 2px। तो ये जो शेप मैंने बनाई है, ये बनाई है 2px, 2py एंड 2pz की। अगर 3px की बात करें तो 3px में क्या होगा? ध्यान से देखो, s ऑर्बिटल में क्या हुआ था? 1s, सबसे बेसिक वाली स्ट्रक्चर थी, स्फेरिकल था। उसके बाद 1s के बाद नेक्स्ट लेवल पे गए हम 2s पे, तो वहां क्या हुआ? वहां एक लेयर आ गई थी, मतलब बीच में नोड आया और नोड के बाद फिर एक लेयर और आई थी। सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पर सबसे बेसिक जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है p, सबसे पहला p ऑर्बिटल, वो हमें सेकेंड ऑर्बिट के अंदर मिलता है। तो ये हमारे पास 2p की शेप। अगर मैं 3p की शेप की बात करूं तो 3p की शेप में हमें इस तरीके से एक डंबल और बनाना होगा। हाँ सॉरी, इस तरीके से एक डंबल और बनाना होगा इसके ऊपर, मतलब नोड आएगा और फिर नोड के बाद यहाँ पर और शेप आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे की शेप बता सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर p ऑर्बिटल की शेप पढ़नी होती है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। चलो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियल नोड के बारे में और प्लेनर नोड के बारे में। रेडियल नोड के बारे में s ऑर्बिटल में मैंने बताया था कि रेडियल नोड कैसा होता है, ये 1s का शेप। तो यहाँ तो कोई नोड है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। उसके बाद एक लेयर आ जाती है, ये लेयर, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलने लग जाते हैं। तो ये जो नोड था, इस नोड की कुछ ना कुछ रेडियस थी, तो इसलिए हमने इसे बोला रेडियल नोड। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें इस पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर, तो ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में
क्या इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कहीं भी दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर डंबल पर इस पॉइंट पे आकर ये बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ इंक्रीज होती है, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ इंक्रीज होती है। लेकिन क्या वाई एक्सिस पर ये डंबल टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इसका मतलब वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल जीरो। तो हमारे पास ये जो प्लेन है, इस एक्सिस से जो प्लेन जा रहा है जिसे हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन, तो इस वाई जेड प्लेन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनर नोड। ठीक है, तो यहां पर हमें ये जो नोड मिल रहा है, ये किस टाइप का नोड है? ये हमारे पास प्लेनर नोड है। ठीक है, अब ये प्लेनर नोड, रेडियल नोड कैसे निकालते हैं हम लोग, देख लेते हैं। थोड़ा सा नोड के बारे में पढ़ लेते हैं। नोड देखो, द रीजन वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो कॉल्ड नोड, बता दिया। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है उसे हम बोलते हैं नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला, रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, n है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हम अभी क्वांटम नंबर आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है। माइनस वन प्लेनर नोड है हमारे पास l, टोटल नोड हो जाएंगे हमारे पास n माइनस वन। एक बार देख लेते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू, सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमें वैल्यूज तो पता ही है एल की और ऑर्बिटल की। अगर एल पढ़ा होगा ये बोर्ड्स में कि अगर एल की वैल्यू 0 1 2 3 है तो ऑर्बिटल होता है हमारे पास एस पी डी एफ। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि बताओ 1s के अंदर कितने नोड होने चाहिए 1s के अंदर, तो 1s देखो प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या यहाँ पर कोई भी नोड दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंटर से इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक मिल सकता है। हालांकि लास्ट तक डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती, तो नोड यहाँ पर जीरो आना चाहिए। तो रेडियल नोड की अगर हम बात करें तो रेडियल नोड क्या होगा? n माइनस एल माइनस वन। तो 1s में n क्या होगा? ये रहा ऑर्बिट नंबर 1। l क्या है? s के लिए l की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एल की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन। तो 1 माइनस वन कितना हुआ? 0। मतलब 1s के लिए कितना नोड आ रहा है? रेडियल नोड 0। प्लानर नोड की वैल्यू l, तो l से हमें दिखाई दे रहा है 0। मतलब टोटल नोड कितने हो जाएंगे? 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं 3s के बारे में, तो 3s में कितने नोड होने चाहिए? रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड हमने देखा था कितनी लेयर आई थी उसमें? 3 लेयर आई थी, जिनमें 2 में बीच में नोड थे, 2 लेयर खाली थी। तो रेडियल नोड 2 आना चाहिए। कैसे देख लेते हैं, n माइनस एल माइनस वन। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0 माइनस वन, तो 3 माइनस वन कितना है? 2। 2 रेडियल नोड आया। प्लेनर नोड s के बारे में हमें पता है, प्लेनर नोड उसके अंदर पॉसिबल होता ही नहीं है, तो प्लेनर नोड क्या हो जाएगा? 0। और इसका l भी क्या होता है? 0। तो टोटल नोड कितने हो गए? टोटल नोड हो गए हमारे पास 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, या फिर फॉर्मूले से रख लो n माइनस वन। n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास नोड हो गए। अगर हम 2px की बात करें या 2p की नोड की बात करें, तो इसमें रेडियल नोड, रेडियल नोड देखो n माइनस एल माइनस वन, तो n हुआ इसमें 2, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 माइनस वन, कितना आया? 0। तो ये तो 2p में हमें दिखाई भी दे रहा है कि कोई भी रेडियल नोड नहीं है। प्लेनर इसके अंदर एक नोड आया, फॉर्मूले से देखते हैं। प्लेनर नोड इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कितनी है? p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1, मतलब प्लेनर नोड कितना हुआ? 1। टोटल नोड कितने हो गए? टोटल नोड इक्वल टू n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1, और ये 1 कौन सा नोड है हमारे पास? प्लेनर नोड टाइप का है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं। बाकी क्वेश्चंस जब हम करेंगे लास्ट में, तो वो तो हम करने ही वाले हैं नोड के। और ये सिर्फ हमें ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, रेडियल नोड के एंड प्लेनर नोड के। टोटल नोड में हमें उन दोनों को ऐड कर देना है, बस सिंपल सा काम है, खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की शेप की। तो डी ऑर्बिटल की शेप की हम बात करें तो डी ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास टोटल 5 टाइप के। अब ये 5 टाइप के ही क्यों होते हैं, ये हम क्वांटम नंबर्स में बात करेंगे। तो डी ऑर्बिटल है हमारे पास 5 टाइप के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इसकी शेप होती है डबल डम्बेल। ठीक है, 2 डम्बेल होते हैं। पी ऑर्बिटल में जैसे सिंगल डम्बेल होता था, इसमें 2 डम्बेल है। अब शेप देखो, जैसे एक्स वाई ऑर्बिटल
एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो इसे हम कौन से प्लेन पर रखने वाले हैं, इसे हम एक्स वाई प्लेन पर रखने वाले हैं। तो हमने एक्स वाई प्लेन के बीच में ये शेप बना दिया, दोनों डंबल कहाँ बना दिए हमने, एक्स वाई प्लेन में। इसी तरीके से लिखा हुआ है डी वाई जेड, तो हमने ये दोनों डंबल कहाँ बनाए, हमने ये दोनों डंबल वाई जेड प्लेन पर बनाए हैं, ठीक है। एक्स जेड, तो एक्स जेड में हमने ये कहाँ बनाया, एक्स जेड में हमने ये बनाया एक्स जेड प्लेन पर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ जो अगर ये स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छा इसे कभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मत पढ़ना है, ये पढ़ना ही गलत होता है। एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, ऐसा कोई सब्सट्रैक्शन इसमें होता नहीं है। इसका डिनोटेशन का तरीका सिर्फ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि इसका एक डंबल एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा डंबल भी वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब हम यहाँ पर एक्सिस लेके चलते हैं, याद रखने के लिए। इसी तरीके से हम बात करें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की, तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इसके दोनों डंबल जो होंगे वो दोनों डंबल कहां पर प्रेजेंट होंगे, वो दोनों डंबल जेड एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, एक्स पर प्रेजेंट नहीं है, दोनों डंबल कहां प्रेजेंट है, जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल के बारे में बस हमको इतना ही पढ़ना है कि इसके 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं और डबल डंबल शेप होती है, और वो किस तरीके से अरेंज होती है ये डायग्राम तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास खत्म होता है, इसमें हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा और नोड के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा क्वांटम नंबर्स। उस क्वांटम नंबर से और ऑर्बिटल्स के बारे में डीप इंफॉर्मेशन हमें भी मिलने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास क्वांटम नंबर्स।